दोस्तों, आज की कहानी किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से सच है। ये कहानी शुरू होती है नासिक के देवलाली पुलिस स्टेशन से, जहाँ एक बड़ी आईटी कंपनी की महिला कर्मचारी अपनी आप बीती सुनाने पहुंचती है। उसकी बातें सुनकर अनुभवी पुलिस अधिकारी भी सन्न रह गए। जिसे शुरुआत में ऑफिस हैरेसमेंट का मामला समझा जा रहा था, उसकी परतें खुली तो मामला लव जिहाद, संगठित धर्मांतरण और नेशनल सिक्योरिटी तक पहुंच गया। पीड़ित लड़की ने बताया कि साल 2022 से 26 तक यानी पिछले 4 साल से ऑफिस के अंदर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। उसके साथ सिर्फ छेड़छाड़ ही नहीं, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा था, बल्कि उसकी धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाकर उसे धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा था। जांच में पता चला कि किसी एक व्यक्ति की करतूत नहीं थी, बल्कि एक पूरा सिंडिकेट था, जिसमें टीम लीडर आसिफ अंसारी, शाहरुख कुरैशी, राजा मेमन, तौफीक अतर और दानिश शेख जैसे नाम सामने आए। सबूत जुटाने के लिए नासिक पुलिस ने जो तरीका अपनाया वो वाकई काबिले तारीफ है। पुलिस ने अपनी महिला अधिकारियों को अंडर कवर एजेंट बनाकर कंपनी के अंदर भेजा। ये महिला पुलिसकर्मी करीब 40 दिनों तक सामान्य कर्मचारी बनकर वहाँ काम कर रही थी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे वहाँ का माहौल महिलाओं के लिए घुटन भरा था और कैसे आरोपियों का खौफ फैला हुआ था। अब दोस्तों, ये जो है बिल्कुल धुरंधर मूवी की कहानी जैसा लगता है, लेकिन ये सच है। नासिक पुलिस की तारीफ होनी चाहिए, उन ऑफिसर्स की तारीफ होनी चाहिए जिन्होंने किया, क्योंकि आमतौर पे पुलिस इस तरह के मामलों पे एक्शन नहीं लेती। और हालांकि पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि जब से मोदी सरकार आई है तब से ज़रूर कुछ ना कुछ एक्शन होने लगा है, वरना पहले तो ऐसे मामले सामने तक नहीं आते थे। और ये कोई नई बात नहीं है, ये सब बहुत पहले से चल रहा था। The widening probe by Nasik police into the alleged sexual harassment at a multinational firm is also uncovering a possible organized pattern of abuse, coercion and targeted harassment inside the workplace. The discovery of a secret WhatsApp group on their mobile phones. Now this group consisted of mere 8 to 10 members belonging to one community. दोस्तों, इस साजिश का जो पैटर्न था वो बहुत ही खतरनाक था। फरार महिला कर्मचारी निदा खान, जिसे लेडी कैप्टन कहा जा रहा है, वो मुख्य साजिश करता थी। साजिश के कुछ मुख्य पॉइंट हैं, जैसे कि सॉफ्ट टारगेट उन लड़कियों को निशाना बनाया जाता था जो निजी जीवन में मानसिक तनाव से गुजर रही थी। सहानुभूति का नाटक ये लोग करते थे। पहले निदा खान जैसी महिलाएं करीब आती ताकि शिकार को शक ना हो, फिर सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप पे ये पूरी डिटेल शेयर करते थे। हिंदू धर्म के खिलाफ जो भी कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ाने वाला कंटेंट शेयर किया जाता था और पूरे प्लानिंग बना के अपने शिकार को फांसा जाता था। फिर स्टार्ट होती थी ब्रेन वॉशिंग। पीड़ितों को एहसास कराया जाता था कि उनकी जीवन शैली गलत है, उन्हें जहन्नुम और जन्नत का डर दिखाया जाता था। दोस्तों, उसके बाद जो आप सुनेंगे वो और भी ज़्यादा चौंकाने वाला है। पीड़ित के परिवार ने बताया कि लड़की के व्यवहार में अचानक ही बदलाव आने लगे थे। जीन्स पहनने वाली लड़की अचानक हिजाब और फुल स्लीव सूट पहनने लगी। उसने मंदिर जाना बंद कर दिया, तिलक लगाना छोड़ दिया। उसे यहाँ तक समझाया गया कि पूजा करने से नहीं बल्कि नमाज पढ़ने से ऑफिस में हाइक और इंक्रीमेंट मिलेगा। गंदी भाषा में टीका टिप्पणी की जाती है, उनको समझाया जाता है कि हमारे भगवान कैसे है, कैसे थे। मुझे लगता है ये बहुत गंभीर बात है और कई लड़कियों का धर्मांतरण भी किया गया। तो देखिए किस तरह से ये ब्लैकमेलिंग और ब्रेन वॉशिंग कर रहे थे। अब ये कोई एक ऑफिस की बात नहीं है, ऐसा तो ना जाने इस देश की कितनी कंपनियों के ऑफिस में हो रहा होगा। जो पीड़ित महिलाएं हैं, इन्होंने ये ऑपरेशन मैनेजर के पास टाइम टू टाइम शिकायतें की थी। ये जो महिलाओं की जो कंप्लेंट है उसके बारे में कॉग्निजेंस न लेते हुए अक्यूज लोग जो है तो उनको उन्होंने सपोर्ट किया। हैरानी की बात यह है कि दानिश शेख नाम का जो आरोपी था वो इस कदर उस लड़की को अपने जाल में फंसा चुका था कि वो उसके शादीशुदा होने के बाद भी उसके लिए अपना धर्म बदलने के लिए सबको छोड़ने के लिए तैयार थी। पीड़ितों का आरोप है कि उन्होंने कई बार कंपनी के ऑपरेशन मैनेजर और एचआर को आगाह किया, लेकिन कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया। जब मामला नेशनल हेडलाइन बना तब जाकर टीसीएस ने चुप्पी तोड़ी और कहा कि उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और आरोपियों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इतनी बड़ी कंपनी में जहां देश की संवेदनशील डेटा रहता है वहां ऐसी गतिविधियां होना सिर्फ एक लापरवाही है या कोई गहरी साजिश? क्योंकि टीसीएस जैसी कंपनियों में तो बहुत ही संवेदनशील डेटा होता है। अब ये लोग डिफेंस प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं। अगर ये सब होता है कि इनके एम्प्लॉयमेंट ये सब करते हैं, जिहाद करते हैं, तो ये तो फिर डेटा शेयरिंग भी किसी के साथ भी कर सकते हैं। यानी कि जो संवेदनशील डिफेंस के प्रोजेक्ट टीसीएस और दूसरी कंपनियों में हो रहा है, अब ये सोचना पड़ेगा सरकार को भी और कंपनियों को सोचना चाहिए कि वो कितना सिक्योर है डेटा। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं इस मामले में। अब इस मामले की जो जांच है वो एनआईए कर रही है। इसमें आईबी और एटीएस की भी एंट्री हो चुकी है। जांच एजेंसी इस बात की पड़ताल कर रही है कि क्या इस नेटवर्क को कोई विदेशी फंडिंग भी मिल रही थी। पुलिस को कई डिजिटल सबूत मिले हैं जो इशारा करते हैं कि ये एक ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिकली प्रोपेगेंडा था। संभावना है कि आरोपियों पे यूएपीए जैसी कड़ी धाराएं भी लगाई जाएं।
दोस्तों, ये मामला हमें सिखाता है कि कट्टरपंथ अब सिर्फ अनपढ़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि पढ़े लिखे कॉर्पोरेट क्लास के ड्राइंग रूम तक ये पहुंच चुका है। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ महीनों पहले दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था लाल किले के पास, जिसमें कई डॉक्टर पकड़े गए थे। और अब इस तरह के पढ़े लिखे लोगों का पकड़े जाना, जो कि TCS जैसी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, ये बहुत ही चौंकाने वाला है। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी अपनी सांस्कृतिक पहचान छोड़कर अचानक किसी कट्टरपंथी विचारधारा की ओर झुकने लगे, तो उसे सिर्फ पर्सनल चॉइस मानकर अनदेखा ना करें। अपनी आंखें और कान खुले रखें। कॉर्पोरेट जगत को भी सिर्फ मुनाफे पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने कर्मचारियों की सुरक्षा पे और नेशनल सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना चाहिए, खासकर TCS जैसी कंपनियों को, जो कि डिफेंस के लिए भी काम कर रही हैं। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? क्या आपने कभी अपने आसपास ऐसा कुछ महसूस किया है? कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई और इस जाल में फंसने से बचे। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।